हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मेंस 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में। और क्यों इस टॉपिक को हम कर रहे हैं, बिकॉज जैसा कि क्लेम इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरल लिंक ने किया है। इन्होंने कहा है कि हमने पहला परफॉर्म कर दिया है, फर्स्ट टाइम किसी इंसान के ब्रेन में इस तरह की चिप इंसर्ट की गई है। ओके, उसमें तो छोटे छोटे आपकी हेयर की थिकनेस से भी पतले वायर्स वो इसके ब्रेन में डाले जाते हैं ताकि ये सिग्नल्स को कैच कर सके। ओके, तो ये अभी फर्स्ट पेशेंट में इम्प्लांट किया गया है एंड माना जा रहा है कि अभी तक ठीक ठाक फंक्शन भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आज इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे फर्स्ट थिंग कि किस किस तरह के हो सकते हैं ब्रेन एंड कंप्यूटर इंटरफेस, उनके टाइप्स। एंड इसी में पहले हमें आगे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट समझना होगा, दैट इज सिनैप्सिस। ओके, दिस वन। इसके बाद हम लोग जानेंगे अलग अलग टाइप्स के, दो टाइप के होते हैं, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। एंड फाइनली तो ये जो किस तरीके से फंक्शन करता है ये एग्जैक्टली ये आपका बनेगा प्रीलिम्स का पार्ट, जो आपके प्रीलिम्स में पूछे आने की पॉसिबिलिटी होती है। बट मेंस की जहां तक बात आती है तो इसकी जरूरत है, हमें जानने होंगे इसके एप्लीकेशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी आपसे मेंस में एक्सपेक्ट करता है। तो इसकी जो एग्जैक्ट वर्किंग मैकेनिज्म है उसमें ज्यादा डेप्थ में मत जाना, वो सिर्फ उतना ही जानना जितना हमारे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बट मेंस के लिए हमें जरूरत है इसके एप्लीकेशंस जानना, इसके एडवांटेजेस को समझना एंड इसके साथ आने वाले चैलेंजेस को समझना। ये ये तीन डायमेंशन होंगे जिन पर हमें मेंस पर्सपेक्टिव से फोकस करने की जरूरत होगी। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझनी होगी, दैट इज सिनैप्सिस। ओके, तो ये क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट थिंग इज दीज आर ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल। एंड प्लीज हैंड रिटन नोट्स ही बनाइएगा, क्योंकि यही टॉपिक जब आप कहीं से प्रिंटेड फॉर्म पढ़ोगे चीजें उतनी इजीली समझ में नहीं आएंगी। ओके, जब आप अपने खुद के हाथ से लिखते हो आप इजी लैंग्वेज में लिखते हो एंड रिवीजन करना ज्यादा इजी होता है। तो ये एक तरह के केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं विच स्पार्क इन द गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स। ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम में काफी सारे न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है, जब ये न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तब इस तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। राइट, जब भी हम कुछ सोचते हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। अब अगर हमें इन सिग्नल्स को कैप्चर करना है, ओके, इन ऑर्डर टू कैप्चर दिस साइनेप्सेस, हम लोग प्लेस करेंगे यहाँ पर इस गैप में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, दैट इज एक तरह के इलेक्ट्रोड्स या आप सेंसर्स कह सकते हैं, उनको इसकी प्रॉक्सिमिटी में प्लेस करेंगे। तो आप कह सकते हो कि ये जो सेंसर्स है ना ये एक तरह के माइक्रोफोन की तरह काम करेंगे। जैसे हमारे माइक्रोफोन काम करते हैं, कुछ नॉइस आती है, वॉइस आती है, उसको पिक करते हैं। उसी तरह से दिस बीसीआई विल ऑल्सो वर्क एज ए the BCI will also work as a microphone जो पिक करेगा इलेक्ट्रिकल चैटर बिटवीन द न्यूरॉन्स कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अब यहाँ पर देखिए, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, इसी तरह इसके आसपास दूसरा न्यूरॉन होगा, और ये जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना यहाँ पे ये एरिया, ठीक है, इसे हम कह रहे हैं साइनैप्स। तो यहीं पे हमें वो इलेक्ट्रोड प्लेस करने होंगे, एक तरह के सेंसर, और वो पिक करेंगे यहाँ से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को, और फिर इसको देंगे आगे चल के कंप्यूटर्स को। और ये कंप्यूटर एक तरह की एल्गोरिदम पहले से इसमें फिट होगी, उस पर काम करेगा और इस सिग्नल्स को डिकोड करेगा कि इस इंसान ने क्या सोचा। सपोज कि उसके लिम्स नहीं है, उसने एक आर्टिफिशियल हैंड या आर्टिफिशियल लेग लगाया हुआ है, ठीक है। तो वो अगर सिर्फ दिमाग में सोच रहा है कि आई वांट टू मूव माय हैंड, तो यहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा, इसको कैच किया जाएगा, कंप्यूटर के पास जाएगा, वो उसको डिकोड करेगा और कहेगा दैट द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ हिज आर्टिफिशियल लिम्ब। क्लियर? ये उस तरीके से काम करता है। वापस से आते हैं साइनेप्सिस पर। ओके, तो ये समझ में आया कि हम लोग यहाँ पर ये जो गैप होगा ये हमारे न्यूरॉन्स के बीच में, जहां पर ये केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होंगे, उसके बीच में इस तरह के सेंसर्स लगाए जाएंगे जो एक माइक्रोफोन की तरह वर्क करेंगे। यहाँ तक समझे? अब इसी का जब रिवर्स हो जाएगा, दैट ये दिस इंफॉर्मेशन विल बी पिक्ड अप बाय साइनेप्टिक एंड इज फेड थ्रू लोकल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर कनेक्ट होगा उसमें जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैं अभी लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली एक तरह का वियरेबल डिवाइसेस होगा, ठीक है, आप ही के पास जो बताएगा कि आप अपना हैंड मूव करना चाहते हो इस तरह की। अब इसी को सोचिए पैरालिसिस वाले आदमी में, जो अपने हैंड लेग्स मूव नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन से सिग्नल नहीं पहुंच रहा है।
अगर वो पैरालाइज है। बट जब इस तरह की टेक्नोलॉजी उसके साथ यूज की जाएगी तो यहाँ से ये सिग्नल जनरेट होंगे, एक कंप्यूटर डिवाइस में जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर अपना जो भी एल्गोरिदम्स वगैरह होंगे उसमें उसको यूज करेगा, और ये जो सिग्नल दिया गया है दैट आई वांट टू मूव माय हैंड, तो वो उसको प्रोसेस करेगा और फाइनली आप मूव कर पाओगे जस्ट मेयरली बाय योर थॉट। ओके, नाउ तो ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होंगे दे विल कन्वर्ट बैक दिस सिस्टम, it will convert this synaptic data into programmable understanding। ओके, ताकि वो ब्रेन के इंटेंशंस को समझ पाएगा कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूरल डिकोडिंग। क्लियर? तो अब पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, या एग्जैक्टली न्यूरल लिंक ने किया क्या है, पहले उस प्रोसेस को समझते हैं। इसके बाद अब हम इसके मेंस वाले पार्ट पे जाएंगे कि एग्जैक्टली इसके एप्लीकेशंस एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सी जैसे टेलीपैथी होती है ना, कि सिर्फ ब्रेन टू ब्रेन ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं बट ब्रेन से ही कम्युनिकेशन कर लिया जा रहा है, बस उसी तरीके से फंक्शन करता है। सबसे पहले पहली स्टेज में इम्प्लांट किया जाएगा। इम्प्लांटेशन, एक छोटी सी चिप लगाई जाएगी आपके दिमाग में। ओके, इस चिप को कहेंगे हम लिंक। सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू इंसर्ट की जाएगी स्पेसिफिक एरिया में ब्रेन के, एंड इस लिंक के बहुत सारे वायर्स होंगे, ठीक है, जो हमारे ब्रेन हेयर से भी थिन होंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, ये एक चिप लगाई गई है इसके दिमाग पे, और ये जो पतले पतले आप वायर्स देख रहे हैं इसके दिमाग से जा रहे हैं। राइट, इस तरह का प्रोसेस होगा, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज जिसे हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। सेकेंड विल बी न्यूरोलॉजिकल सिग्नल डिटेक्शन। नो, इन वायर्स में जो इलेक्ट्रोड होगा वो डिटेक्ट करेगा इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। जब आप कुछ सोचोगे और आपके न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो इस वायर में लगे हुए जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो डिटेक्ट करेंगे उस सिग्नल को। दिस विल बी द सेकेंड स्टेज, न्यूरोलॉजिकल सिग्नल डिटेक्शन। थर्ड स्टेज आएगी आपकी इंटरप्रिटेशन की। ओके, यहाँ पर जो डिवाइस होगा वो यूज करेगा इन सिग्नल्स को इंटरप्रीट करने के लिए कि आखिर आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद होगा कम्युनिकेशन। ये जो डिवाइस था अभी ट्रांसमिट कर देगा इस इंफॉर्मेशन को टू द एक्सटर्नल कंप्यूटर या एक्सटर्नल डिवाइस। ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल डिवाइस या कंप्यूटर बोल दीजिए। ओके, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर कहीं भी कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं आया है। ओके, एंड हाँ, कोई फिजिकल कनेक्शन होगा भी नहीं, क्योंकि आप एक तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजी यहाँ यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग से ब्रेन जा रहा है, आपके ब्रेन से वायर जो कनेक्ट हुआ है तो वो वायर ही पूरा कंप्यूटर तक जाएगा, नहीं, ये पूरा कम्युनिकेशन वायरलेस है। सिर्फ उस चिप के थ्रू फिर आगे वायरलेस वे में कम्युनिकेशन हो जाएगा। कम्युनिकेशन के बाद फाइनली स्टेज आएगी एप्लीकेशन की। ये यहाँ पर आपका जो डेटा गया है उसको प्रोसेस किया जाएगा। द डेटा विल बी प्रोसेस बाय द एक्सटर्नल डिवाइस, चाहे कंप्यूटर हो या कुछ और हो, और फिर वो इंटरप्रेट करेगा कि यार यहाँ पर ये ब्रेन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना चाहता है, लाइक अपने हाथ पैर मूव करना चाहता है। राइट, उस टाइप की चीजें। नेक्स्ट इज इसको डिकोड कर सकता है वो। अब सोचिए कि कोई इंसान है जो बोल नहीं सकता, उसकी आवाज नहीं है, राइट, लेकिन उसको समझ में सब आता है, वो सोचता भी है। तो अब आप किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, उसके सामने उसके हाथ में या उसके फोन, हाथ में चलिए एक फोन ही समझ लीजिए, आपने अपने ब्रेन में सोचा कि आप उससे क्या बात करना चाहते हो। इस चिप ने आपकी बात को पकड़ा क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुए, फिर इस चिप ने उस मोबाइल या कंप्यूटर में ट्रांसमिट कर दी, और वहां पर पूरी तरह से टेक्स्ट लिखा जाएगा, आप जो भी अपने दिमाग में सोच रहे होगे और सामने वाले इंसान से बात करना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो आपके ब्रेन को वहां पर रीड कर सकता है कि आपके ब्रेन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, आप उससे क्या कहना चाहते हो, और वो जो कहेगा उधर से वो आप सुन ही सकते हो। राइट, सो ये अगर आगे चल के ये बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होता है तो ये बहुत एक ब्लेसिंग होगी, ना सिर्फ पैरालाइज टाइप के लोगों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनकी स्पीच मतलब जो बोल नहीं पाते हैं बचपन से। ओके, एंड फाइनली फिर फीडबैक लूप पूरा कंप्लीट होगा। सो लास्ट स्टेज विल बी फीडबैक। ये एक तरह का सेंसरी फीडबैक प्रोवाइड करेगा आपको।
ठीक, जैसे अगर मेरा लिम्ब आर्टिफिशियल है, हाथ आर्टिफिशियल है, तो अगर आर्टिफिशियल हैंड किसी चीज को टच करता है तो वो तो मुझे फील नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो मेरा रियल हैंड नहीं है। बट ये आपको एग्जैक्टली फील कराएगा वो सेंसेशन कि हाँ आपने किसी चीज को टच किया है, राइट। सो यहाँ पर द ब्रेन कैन नॉट ओनली बी यूज टू कंट्रोल अ डिवाइस, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिसीव द इनपुट्स फ्रॉम द डिवाइस लाइक सेंसरी टच फ्रॉम आर्टिफिशियल लिम्ब। ओके, जैसे किसी के हाथ नहीं है बट वो किसी बच्चे को प्यार करना चाहता है, तो उसको वो फील नहीं होगा वो बच्चा, क्योंकि उसका हाथ नकली है। बट इस टेक्नोलॉजी की मदद से जब वो उस बच्चे को छुएगा तो उसको वो फील होगा कि इसने इस बच्चे को टच किया है। ठीक है। आई होप यहाँ तक का ये प्रोसेस समझ में आया होगा एग्जैक्टली कि ये स्टेजेस क्या, स्टेजेस किन किन स्टेज से ये गुजरता है। चलिए अब आगे चलते हैं, वापस से आते हैं हम अपने ब्रेन इंटरफेस पर। दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है इन्वेजिव, इन्वेजिव बीसीआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, और दूसरा होता है आपका नॉन इन्वेजिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है। अब देखिए इन्वेसिव की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपके जो ब्रेन के टिश्यू हैं उनके साथ कनेक्शन किया जाता है यहाँ पर। ओके, एक सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू ये चिप आपके अंदर इंसर्ट की जाएगी। ठीक है। अब ऑब्वियसली कि यहाँ पर थोड़ा सर्जरी इन्वॉल्व है तो थोड़ा सा रिस्क इस वाले टाइप में ज्यादा होता है। इन्वेसिव वाले में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन इन्वेसिव, राइट। बट ये ज्यादा इफेक्टिव होती है ये वाली थेरेपी जब इंसान सफर कर रहा हो किसी तरह की पैरालिसिस टाइप की बीमारी से, राइट, या फिर किसी तरह की न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर से। कि ये डायरेक्ट होगी। इसके बाद आते हैं नॉन इन्वेसिव पे। तो यहाँ पर कुछ भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जाता है आपके ब्रेन से, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, कोई भी चीज डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं की जा रही है आपके ब्रेन से यहाँ पर। इट इज मोर लाइक ए वियरेबल डिवाइसेस, जिस डिवाइस को आप अलग से अपनी बॉडी पर पहन सकते हो। फिर आपकी बॉडी जो भी फील करेगी उस हिसाब से कुछ इलेक्ट्रिकल सेंसर्स जनरेट होंगे, और ये एक तरह का टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि वियरेबल डिवाइस जैसे हम लोग करते हैं ना, हार्ट बीट वगैरह रनिंग करते हैं तब उसको वो करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये ब्रेन के साथ एक टू वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा बिटवीन ब्रेन एंड द मशीन। ओके, बट ऑब्वियसली बात है कि ये अंदर इम्प्लांट नहीं किया गया, तो इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो काफी वीक होते हैं एज कम्पेयर टू इन्वेसिव वन। ओके, ये तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते ही हैं, जैसे वर्चुअल गेमिंग में यूज करते हैं हम लोग। जैसे आप वो वेयरेबल आता है ना, आंखों पर पहन लो, उसके बाद फिर आपको ये लगता है कि इस गेम में आप ही खेल रहे हो अंदर, राइट। उसमें उसमें यूज होता है ये ऑगमेंटेड रियलिटी, इस टाइप की चीजों में ये यूज होता है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बट ये जो इन्वेसिव वाला है ये मेन है, जिसमें आपको ब्रेन के अंदर ही कुछ फिट किया जा रहा है। ठीक है। तो ये तो हमने इसकी नॉर्मल चीजें जान ली, जो शायद प्रीलिम्स में अगर पूछ ली जाए तो पूछ ली जाए, अदरवाइज चलिए अब फाइनली हम लोग आते हैं एडवांटेजेस पर, जो हमारे लिए मेंस के लिए जरूरी है। आखिर इसके एडवांटेज क्या होंगे। एकदम कॉमन सेंस से सोचिएगा, अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया है कि उस बेसिस पर क्या एडवांटेज हमें अभी तक समझ में आ रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट थिंग इज कि ये लोगों की जो मोबिलिटी है, पैरालाइज लोगों की, वो रिस्टोर कर सकता है। रिस्टोर मोबिलिटी एंड मोटर फंक्शन। ठीक है, ताकि वो अपने जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकें, उन्हें किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ओके, ताकि जैसे उसने जो सोचा वो चीज़ उसके मोबाइल में गई एंड वो चीज़ परफॉर्म हो जाएगी। अब समझिए कि आपके यहाँ पर जो आजकल इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट भी आ गए हैं सेंसर बेस्ड, क्या आपने सोचा एंड आपका फैन ऑन हो जाता है, राइट। उस तरीके से तो वो चीज़ के लिए आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, जैसा कि अभी जो अपाहिज लोग हो जाते हैं उनको हर चीज़ के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। इसके अलावा हम लोग फ्यूचर में इसको यूज़ भी कर सकते हैं फॉर टू रिस्टोर मेमोरी फंक्शंस वगैरह, राइट। अगर उसको मेमोरी लॉस हो गया है तो कल को हम इसको, क्योंकि अभी उसके मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्टेड है इसका ब्रेन, तो उसकी मेमोरीज को रिस्टोर भी किया जा सकता है। तो दैट दैट विल बी काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी थिंग, बट अभी बहुत दूर है वो सब।
नेक्स्ट इज कि ये इट कैन बी यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्योंकि इंडिया में पार्किंसन डिजीज, इंडिया ही क्या सभी जगह पर बहुत ज़्यादा होती है। पार्किंसन डिजीज एज के साथ साथ लोग अपना मेमोरी लॉस थोड़ा सा बढ़ने लगता है उनका। अल्जाइमर भी होता है, राइट। या फिर सेरिब्रल प्लासी, ये सब ब्रेन की कॉमन बीमारियां हैं जो एजिंग के साथ आती है, ठीक है। तो इनको ट्रीट करने में मदद मिलेगी। एंड उसके बाद, इसके बाद जो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि देखिए इसके यूजेस और एप्लीकेशन आजकल प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है कि इसको हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के, हम इंसान की मोबिलिटी को रिस्टोर करने में यूज़ कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो आपके दिमाग में वहाँ पे नहीं आएगा एग्ज़ाम में अगर आया तो, कि ये ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। यू विल थिंक कि दिमाग का आँखों से क्या लेना-देना? नहीं, इट कैन डेफिनिटली बी यूज्ड टू क्योर द ब्लाइंडनेस, प्रोवाइडेड कि आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स है, विजुअल कॉर्टेक्स जो कि ब्रेन में होता है, ठीक है, विजुअल कॉर्टेक्स इन ब्रेन प्रोवाइडेड दैट दिस इज इंटैक्ट, ये डैमेज नहीं हुआ हो आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट स्पेशली याद रखना कि आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पॉइंट न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, और अगर न्यूज़पेपर में एक बार आ गया तो फिर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। यूपीएससी वही कह रहा है आपसे कि मैं आपसे जनरल अवेयरनेस चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपकी जनरल अवेयरनेस चेक कर रहा है, वो आपका बुकिश नॉलेज चेक नहीं कर रहा है। मैं आपको स्टैटिक सिलेबस का रिवीजन जरूर करवा रहा हूँ, बट वो मैं खुद भी जानता हूँ कि अगर मैं आपको मॉडर्न इंडिया की बेसिक्स करवा रहा हूँ या एंशिएंट, तो उधर से आने के चांसेस थोड़े कम हैं क्वेश्चंस, ओके। बट ऑब्वियसली यूपीएससी है तो हम गैम्बल नहीं ले सकते। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, लाइक जैसे साइकेट्रिक कंडीशंस आ जाती हैं लोगों में, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर। वो कब क्या करते हैं उनको खुद ही याद नहीं रहता। लाइक डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अरे ओके, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने में काम आएगा, स्पेशली ये साइकेट्रिस्ट को बहुत हेल्प करेंगे, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट विल बी माइंड राइटिंग फॉर नॉन वर्बल इंडिविजुअल, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई इंसान बोल नहीं सकता, स्पीच इम्पेयरमेंट है उसको, तो एटलीस्ट वो अपनी बातें सामने मोबाइल के थ्रू तो दिखा सकता है सामने वाले को रिटर्न फॉर्म में, कि मैं क्या चाह रहा हूँ इस वक्त या मैं क्या सोच रहा हूँ। सो माइंड राइटिंग फॉर नॉन वर्बल इंडिविजुअल, ठीक है, वो अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं एट सामने वाले पे। एक्चुअली मैं अगर अपने पर्सनल लेवल पे बताऊं, जैसे मैंने अपनी एक एक्सटेंडेड फैमिली में देखा है कि हस्बैंड वहाँ बोल नहीं सकता, वाइफ इज नॉर्मल, ओके। तो वो कम्युनिकेशन वो लोग लिख के करते हैं पेपर पे, ओके। तो एटलीस्ट एक चीज अच्छी है कि अगर इस तरह की चीजें आती है तो सामने वाला अपनी बात रियल टाइम में बोल पाएगा, लिख के बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो भी सोचेगा दिमाग में वो उसके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली लिखा होगा। या मोबाइल भी फिर एप्लीकेशन अलग अलग आती हैं जो टेक्स्ट को रीड करके स्पीच में कन्वर्ट होती हैं, यानी कि वो इंसान अपनी प्रॉपर बातें, अपने थॉट्स बोल के सुना सकता है, राइट। एंड देन वाइफ कैन कम्युनिकेट सिमिलरली, राइट। तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसके इम्पैक्टफुल सोसाइटल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी ये और बेटर बनाएगा जब भी इस तरह की टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज की जाएगी। नेक्स्ट इज, ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को एनहांस करेगा। अब पता है ये सब चीजें ना, ये जो आज बात हो रही है इसकी, ये कोई न्यू नहीं है, ये 1970 से ये सब थॉट्स हैं। इनफैक्ट मूवीज भी अगर देखेंगे ढेर सारी बन चुकी। पहले एक प्रिंस नाम से मूवी आई थी विवेक ओबरॉय की, उसने इसी कंसेप्ट को यूज किया था। उसी तरीके से क्रिश 3 आई थी, उसमें विवेक ओबरॉय का रोल था, वो भी कुछ कुछ इसी तरह का था। उसकी दो फिंगर्स वर्क करती थी, वो ठीक है अपनी जगह, बट अगेन अधिकतर चीजें वो अपने माइंड के थ्रू ही कंट्रोल करता था, ओके। तो वो सब इसी तरह की चीजों बेस्ड था। तो ये टेक्नोलॉजी न्यू नहीं है, दी ओनली थिंग इज कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने की कोशिश की जा रही है पहली बार, ओके। ये आपकी मेमोरी को बढ़ा सकता है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, ये आपकी लाइफ को इजी बनाएगा। तो वो वही सब बात आ गई, स्पीच एम्पेयरमेंट वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इट विल इंप्रूव योर ईज ऑफ लिविंग। जैसे अगर लाइट है तो आपने बस अपने माइंड में सोचा एंड वो स्विच ऑफ हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो सेंसर वाली लाइट हो, ठीक है। आपको ईमेल भेजना है, आपने अपने दिमाग में सोचा, आपका मोबाइल वो काम कर देगा।
राइट, मतलब एक तरह का वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करेगा ये। आपको रियल लाइफ में तो अगर कोई पर्सन पर्सन इम्पेयर्ड है तो उसको किसी असिस्टेंट की जरूरत होती है, बट ये चीज एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करेगी, तो आपकी लाइफ को इजी बनाएगी ये। नो नो सी प्लीज ऐसा मत करना एग्जाम हॉल में कि ये जो पॉइंट्स हैं, ईज ऑफ लिविंग या एनहांस कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये पॉइंट आप ऊपर लिख दो। नहीं, सीक्वेंस भी बहुत मैटर करता है एग्जाम हॉल में। तो रीस्टोर मोबिलिटी, डिजीज डिसऑर्डर, क्योरिंग ब्लाइंडनेस, इस टाइप के पॉइंट्स पहले आने चाहिए आपके आंसर में। ये ईज ऑफ लिविंग ये सब बाद में आना चाहिए। ओके, तो कई बार आपके पॉइंट्स की प्रायोरिटी भी डिसाइड करती है कि आपको मार्क्स कितने अच्छे मिलेंगे। ओके, और ये चीजें सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती हैं, अदरवाइज तो एग्जाम हॉल में 20 क्वेश्चन है सामने, 3 घंटे का टाइम है, तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये अब फिर इस फील्ड में ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करेगा, ये चीजें हमारे हेल्थ सिस्टम में आएंगी। न्यू न्यू स्टार्टअप्स इस चीज पे वर्क करेंगे आगे चल के। ठीक है, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बूस्ट करेगा ही। एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी काम आएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मैंने ऐसे ड्रोन बना लिए हैं जो बस मेरे दिमाग के थॉट से ही चल रहे हैं, या अगर और भी ज्यादा थोड़ा माइथोलॉजी की तरफ जाएं तो पुष्पक विमान जैसी चीजें कुछ हो, कि आप बस ब्रेन में सोच रहे हो और वो विमान उस तरीके से चला जा रहा है। ड्रोन है, आप बस अपने दिमाग से उसको कंट्रोल कर रहे हो, हाथ आपके एकदम फ्री है, अपने हाथ में कोई डिवाइस नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपने ब्रेन से उस चीज को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, अब वो बात अलग है कि कुछ भक्त लोग आके कहने लगे कि ये सब तो हमारे इंडिया में पहले से था। पुष्पक विमान इसका एग्जाम्पल है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स हो गए हमारे एडवांटेज के। हमने यहाँ पे जान लिया कि एडवांटेज क्या क्या है, मैंने आपको काफी सारे बताए, बट मैं इस पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा क्योंकि ये प्रीलिम्स में अगर आप ऑप्शन में रहा तो दिमाग में नहीं आएगा वहां पर। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी सब सिंपल पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चैलेंजेस क्या है इसमें। सबसे पहला, जैसा कि आपने ऊपर देख लिया है कि चिप को इंसर्ट किया जा रहा है थ्रू सर्जरी। ओके, अब यहाँ पर हमारे जो न्यूरॉन्स जो नेचुरली, देखिए नेचर ने जैसा बनाया है फुल प्रूफ ही बनाया होगा कि आपस में कम्युनिकेट कर रहा है हमारा ब्रेन, बट आप उस साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक तो ब्रेक डाउन कर रहे हो जो नॉर्मल न्यूरॉन न्यूरॉन फंक्शंस हैं। दैट इज फर्स्ट चैलेंज, द रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्मल न्यूरल फंक्शनिंग। राइट, तो इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है जो नेचुरली है, जो आप कह सकते हो कि नेचर ने एक प्रॉपर पूरा सिस्टम बना के दिया है, आप उसके साथ इंटरफेयर कर रहे हो। एंड व्हाट इफ दिस चिप मेल फंक्शन, अगर ये चिप मेल फंक्शन कर जाती है ब्रेन में तो देन व्हाट, रिस्क है ना उसके साथ। सिमिलरली पेशेंट की पूरी लाइफ को भी रिस्क है। क्योंकि आप ब्रेन में इम्प्लांटेशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि काफी सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे उसको उस चीज से रिलेटेड आप कह सकते हो कि इन्फेक्शन हो सकता है, कि ब्लीडिंग हो सकती है, या हैमरेज भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन टिश्यू डैमेज हो सकते हैं एंड सो ऑन। सो फर्स्ट इज उसकी नॉर्मल न्यूरल फंक्शनिंग पे अफेक्ट हो सकता है। सेकंड इज कि उसकी ओवरऑल लाइफ को भी थ्रेट मिल सकता है। थर्ड थर्ड इज द एथिकल कंसर्न्स। अब देखिए, आप ब्रेन में आपने फिट की हुई है, अब सपोज कीजिए कि आप एक तो इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने ऊपर ड्रोन का लिखा ना, इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। किसी टेररिस्ट को आपने कब्जा किया, ठीक है, उसमें आई मीन सॉरी, आपने किसी टेररिस्ट को कैप्चर किया, उसको आप इंटेरोगेट कर रहे हो बट वो नहीं बता रहा सच। कई बार आप थर्ड डिग्री टॉर्चर भी यूज कर लिया फिर भी नहीं बता रहा है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा लिया तो वो भी फुल प्रूफ नहीं होता है। समटाइम इट फंक्शन प्रॉपरली, समटाइम नहीं, और कई बार ये लोग इतने वेल ट्रेंड होते हैं कि ये उस पॉलीग्राफ मशीन को भी धोखा देते हैं। बट अगर आपने इस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया, तो आपने जब उससे कुछ क्वेश्चन किया तो उसके दिमाग में तो आएगा ना सही जवाब, कि उसने पहले कि आपने जब क्वेश्चन किया तो उसके दिमाग में तो वो चीज अपने आप, उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस से जो सोच सकते हो कि इसके दिमाग में थॉट क्या आया है क्वेश्चन सुन के।
ओके, और इवन वो ये भी बता देगा कि नहीं, थॉट कुछ और आया बट ये अब बोल कुछ और रहा है मुंह से। अरे, तो इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करेगा। उसी तरीके से अगर ये नॉर्मल इंसान पे यूज किया जाता है, तो क्या ये नहीं हो सकता है कि उसकी लाइफ की प्राइवेसी को हार्म करेगा ये? राइट, सबकी लाइफ प्राइवेट लाइफ होती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं। तो अगर आप मेंटल हेल्थ के नाम पर उससे कह रहे हो कि आप ये डिवाइस लगवा लो, ये ऐसे हेल्प करेगा वैसे हेल्प करेगा, बट एट द सेम टाइम उसके दिमाग में जो भी उसकी लाइफ की प्राइवेसी है, ये उसको भी तो कंट्रोल करेगा ना। राइट, तो आप कह सकते हो कि उसकी लाइफ की जो एक राइट टू प्राइवेसी है, वो इससे डेफिनेटली वायलेट होगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास आता है एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी का। ये इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में आया था। पहली बात तो कि क्या ये सोशियो इकोनॉमिकली सभी के लिए होगा या कुछ एक प्रिविलेज क्लास के लिए बन के रह जाएगी ये चीजें? ओके, क्या प्रिविलेज क्लास तक ही रह जाएगा? जैसे मोस्टली कार्डियक अरेस्ट वगैरह की जो सर्जरीज होती हैं कार्डियक, ठीक है, वो उतने गरीब लोग उतने अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिकली सबके लिए अफोर्डेबल होगी या नहीं होगी, वो भी जरूरी है देखना। राइट, नेक्स्ट इज, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं इस पे, कुछ रेगुलेशन नहीं है इस पर अभी कुछ, क्योंकि ये बहुत सारी फील्ड्स को एक साथ लेकर आ रहा है। जैसे मेडिकल डिवाइसेस को, जो चिप इसमें इम्प्लांट की जा रही है, मेडिकल डिवाइस, राइट, एट द सेम टाइम ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली चीज को भी लेकर आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कंप्यूटर में फिट की जा रही हैं, कुछ सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं। ओके, उसके साथ साथ ही कुछ मेडिकल वियरेबल डिवाइसेस भी यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है? तो आप कह सकते हो कि अलग अलग फील्ड, अलग अलग रेंज ऑफ फील्ड्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इनका रेगुलेशन करना उतना इजी नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको सेपरेट एक रेगुलेटरी एजेंसी ही बनानी पड़ेगी, और सेम यही सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी लागू होता है, क्योंकि वो भी अलग अलग फील्ड्स जो हैं अलग अलग तरीके से रेगुलेट होती हैं। टेलीकॉम को अलग बॉडी रेगुलेट कर रही है, मेडिकल मेडिसिन को अलग बॉडी रेगुलेट कर रही है, बट यहाँ पर ये सभी चीजें लगभग मर्ज हो रही है एक दूसरे में, तो हमें एक सेपरेट रेगुलेटरी एजेंसी ही बनानी पड़ेगी। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है वो है मोनोपोली का। राइट, अब जैसे ये कंपनी जो है न्यूरालिंक, इलॉन मस्क की, इसने बना तो दिया, बट ये क्या है, ये तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो अगर ये इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से डेवलप कर भी लेता है, तो ये मोनोपोली बन के रह जाएगा उनकी। ये वैसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी एग्जांपल दिया था ऑक्सफोर्ड जेनका का, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा सेनेका। ठीक है, इसने बनाई थी कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला सबसे पहले, फिर इसने पूरे वर्ल्ड को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। उसने कोई पेटेंट राइट नहीं लिए, उसने कोई मोनोपोली बनाने की कोशिश नहीं की। राइट, तो बेटर है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जगह इसको फंड किया जाता गवर्नमेंट्स की तरफ से, कोई पब्लिक फंडिंग दी जाती। ठीक है, ताकि ये टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो पाती तो फिर ये पूरी सोसाइटी को इक्वली बेनिफिट कर पाती। ठीक है, तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात सात चैलेंजेस काफी हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें वे फॉरवर्ड में क्या सोचना चाहिए ना, जब एक बार आपने चैलेंजेस किसी चीज की अपने आप से सोच लिए ना, तो वे फॉरवर्ड सोचना और ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उसी को हमें रिवर्स करके लिखना होता है। जैसे वे फॉरवर्ड में सबसे पहले होगा कि हमें रेगुलेटरी गाइडलाइंस प्रिपेयर करनी होंगी। ठीक है, एक कॉमन रेगुलेटरी गाइडलाइन करनी होगी पूरे वर्ल्ड ओवर, ग्लोबल लेवल पर, सिमिलरली जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, क्योंकि ऐसी रेगुलेटरी गाइडलाइन जो इक्वली अप्लाई हो सभी पर, चाहे वो हेल्थ रेगुलेटर्स हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेटर्स हो। ठीक है, इन सब पर इक्वली अप्लाई हो, इस तरह की रेगुलेटरी गाइडलाइंस प्रिपेयर करनी होंगी। सेकेंड इज कि हमें फंडिंग सपोर्ट, ठीक है, दिस फंडिंग शुड कम फ्रॉम पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट, पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए। नहीं, तो आप कह सकते हो कि फिलैंथ्रोपिक सॉर्ट ऑफ चीज, ताकि जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो लोग अपनी कुछ इम्पेयरमेंट से जूझ रहे हैं, उनको इसकी मदद मिल सके, पार्किंसन, पैरालिसिस, इस तरह की। और वो तभी हो पाएगा जब इस प्रोजेक्ट पर पब्लिक फंडिंग स्पेंड की जाए, ना कि प्राइवेट फंडिंग, या फिर दोनों ही ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, वो ज्यादा बेस्ट होता है। नेक्स्ट इज कि इसमें जो एथिकल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है। ओके, और इसके लिए जरूरी है कि एक कोलैबोरेशन रहे बिटवीन साइंटिस्ट जो इस पे वर्क कर रहे हैं, एज वेल एज दी एथिसिस्ट, और एंड सिमिलरली दी पॉलिसी मेकर्स, यानी कि गवर्नमेंट। ठीक है,
ताकि इसका यूज किया जाए फॉर पब्लिक गुड और ना कि किसी गलत काम के लिए। गलत काम के लिए जैसे अपने सुपर ह्यूमंस बना दिए हैं, ठीक है, सुपर ह्यूमंस बना दिए जो खुद से ही सोच भी पा रहे हैं, खुद से ही कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं और अपने काम भी कर पा रहे हैं, तो वो तो ह्यूमंस को ही थ्रेट हो जाएगा फिर, वो रजनीकांत वाली रोबोट्स की तरह, राइट। एंड देन सेफ्टी, सेफ्टी इंश्योर करना जरूरी है ड्यूरिंग द ट्रायल्स, सेफ्टी वाइल ट्रायल्स, राइट। एंड इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपके वहाँ पर ट्रायल्स फेल हो रहे हैं या उसमें कुछ और ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं बट आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, ओके। तो सेफ्टी सेफली होने चाहिए ट्रायल्स एंड ट्रांसपेरेंसी इसमें मेंटेन करके रखनी चाहिए। क्लियर। तो हमने यहाँ पर रेगुलेटरी चैलेंजेस एड्रेस करने की ज़रूरत है, फंडिंग, पब्लिक फंडिंग भी हो इसमें ताकि कॉम्प्लीमेंट्री हो, एथिकल चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहिए एंड सेफ्टी ट्रायल्स सेफली किए जाएं। ऑलराइट, उसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, एक्सेसिबिलिटी, रेगुलेशन, एथिकल कंसर्न्स एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने काफी सारे इसके एडवांटेज देख लिए, या आप ये कह लीजिए कि इसके हमने एप्लीकेशंस देख ली, ठीक है। और ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है, देयर इज एवरी चांस, और उसमें आपका ये पॉइंट है जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। इन्वेसिव टाइप की बीसीआई ये डायरेक्टली ब्रेन में इम्प्लांट की जाती है। नॉन इन्वेसिव ये एक तरह के वियरेबल डिवाइसेस की तरह होता है, जैसे हम लोग वर्चुअल गेमिंग वगैरह खेलते हैं, राइट, कि हम लोग ये फील करते हैं कि हम लोग वहीं पर हैं। इन शॉर्ट अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो एक टाइप की टेलीपैथी है, ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन हो रहा है विदाउट कि इंसान ना कुछ कह रहा है ना अपने हाथों का यूज कर रहा है, ओके। ये इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, किस तरीके से होता है। पहले इम्प्लांटेशन किया जाता है, फिर न्यूरोलॉजिकल सिग्नल डिटेक्ट किए जाते हैं, फिर उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट किया जाता है, फिर उनको कम्युनिकेट कर दिया जाता है, उसके बाद अप्लाई किया जाता है एंड देन वो अपना फीडबैक देता है, एक तरह की सेंसरी फीडबैक, ओके। तो आप समझ लीजिए कि कोई इंसान जिसके हाथ नहीं है बट वो अपने बच्चे के साथ खेलना चाहता है, तो उसके लिए वो सेंसरी फील उसको होना जरूरी है, ओके। साइनेप्सिस हमने समझ लिया, ये इस तरह से यहाँ ब्रेन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स सेंसर्स डाले जाएंगे जो सिग्नल को इंटरप्रेट करेंगे, राइट। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। Do give it a like and do share with your friends. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.